दोनों ही सही है। बराबर। तो जब पानी में तुमने पत्थर फेंका, ठीक है, तो पत्थर फेंकने के बाद में तुम्हें लहरें या फिर इंग्लिश में वेव दिखाई दी, तो उससे तुम्हें समझ में आता कि कुछ तो हुआ पानी में पत्थर फेंकने से, ठीक है। तो जैसे ही तुमने पत्थर फेंक दिया पानी में, तो जैसे मान लो पानी में यहाँ पत्थर फेंका, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर से देखेंगे तो दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ इस प्रकार से होगा, आया ना। पत्थर यहाँ पर फेंका, तो इसे फिजिक्स की भाषा में कहते हैं हमने पानी में विक्षोभ उत्पन्न कर दिया, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। डिस्टरबेंस को हिंदी में विक्षोभ कहते हैं। तो यहाँ पर तुमने पत्थर फेंका तो वहां से कुछ वेव्स जो है पानी पर बन गई, और तुम्हें लगता है कि वेव्स जो है इधर से जाती हुई तुम्हारे पास ही आ रही है। तुमने पानी को पत्थर से मार दिया, पानी गुस्सा हो गया तो तुम्हारे पास आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो पानी के पार्टिकल होते हैं वो वही रहते हैं। ऐसा लगता है हमें, जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो पानी है किनारे तक जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पानी के पार्टिकल वही होते हैं, ऊपर नीचे और दोलन करते हैं, उसके बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए इसके पार्टिकल वही रहते हैं। क्यों ऐसा होता है और क्यों ऐसा होना चाहिए यह, लेकिन पहले हम इस बात को समझें कि जब वेव की बात करते हैं, तरंग की बात करते हैं, तो दो प्रकार में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। यदि तरंग के टाइप्स में जाए, तरंग मतलब वेव्स, तो वेव्स के यदि टाइप में जाते हैं तो दो, बेसिकली टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मतलब माध्यम के आधार पर दो प्रकार में से डिवाइड कर सकते हैं। पहला मैकेनिकल वेव, दूसरा कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हिंदी में यांत्रिक तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक। पिछला चैप्टर तो बहुत ही आसान था, सबने पढ़ा था बचपन से। ये थोड़ा आसान ये भी है, लेकिन पढ़ा नहीं लोग। और ईएम वेव्स को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या कहते हैं ईएम वेव्स को? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स के भी दो टाइप हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और लैटिट्यूड। लोग गूगल पे क्यों चले जाते हैं? बोले हाँ एक लॉन्गिट्यूड होता है तो एक लैटिट्यूड ही होता होगा, ऐसा नहीं। जब हम लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल की बात करते हैं तो वो भूगोल में होता है, लेकिन अभी यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल को हिंदी में अनुदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंगे? अनुदैर्ध्य। किसी को कुछ तो याद है। अनुदैर्ध्य तरंगे, और ये होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ये सॉरी भूगोल में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल है, अक्षांश कहते हैं जहां तक हमें पता है। देशांतर तो लैटिट्यूड होता है ना, सही बोला? नहीं बोला? तुम्हें पता ही नहीं? ठीक है, जो भी कहते हैं छोड़ो, फिलहाल इसका। तो मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होगी हमारे पास में, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे, दो टाइप की तरंगे होंगी। अब लेकिन अब ये कौन सी कैसी होती है हम बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ऊपर आते हैं थोड़ा। तरंग क्या होता है कि जब हम कोई माध्यम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो उसमें जो कण होते हैं, कण में उत्पन्न विक्षोभ, जो तरंग कण में उत्पन्न विक्षोभ को हम क्या बोलेंगे? तरंग कहेंगे। अब जैसे शायद हमने एग्जांपल दिया था बीच में, जैसे बोल रहे हैं अपन, बात करते हैं नहीं करते हैं, है ना? आप लोग तो करते नहीं होंगे, ठीक है, सब बात तो यही लोग करते हैं। जब बात करते हैं तो आवाज आती है, अरे आवाज आती है ना? आवाज क्यों आती है? क्योंकि बोल रहे हैं। एक बार बताया था शायद उदाहरण, मान लो इस रूम में हमने निर्वात क्रिएट कर दिया, निर्वात मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दिया, डीजे भी बजा लो यहाँ पर, सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं देगा? हाँ, साउंड को, जो साउंड वेव, साउंड जो हम बोल रहे हैं, जो आप लोग बोलते हो, आप लोग बोलते हो, आप लोग नहीं बोलते हो, पता है, ठीक है। तो जब बोलते हैं तो बोलते पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये भी एक तरीके की क्या है? तरंग है। तो लेकिन अलग अलग टाइप की तरंग होती है, हमने बताया कि मैकेनिकल वेव और ये वेव।
मैकेनिकल वेव मतलब यांत्रिक वेव, मतलब वैसी तरंगें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए, गमन करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो तो वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती है, जैसे कि साउंड वेव। तो साउंड वेव को मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, मतलब यहाँ पे मीडियम क्या, एयर है, बोल रहे हैं आवाज आ रही है, तो कौन सा माध्यम हो गया, एयर माध्यम हो गया। इसीलिए जो है ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, तुम्हारे कान में ईयर ड्रम होते हैं, तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है, फिर वो तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो तुम समझ पाते हो कि क्या बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, बात समझ में आती है। अब वैसे ही जो है ये पानी का उदाहरण दिया, तो ये भी एक तरीके की वेव्स है, उस पर बाद में आएंगे हम, ठीक है। और लेकिन अब इस पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कहीं सुना है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहां उत्पन्न होती होगी, कहां उत्पन्न होती होगी, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि यांत्रिक तरंग के एक आध दो उदाहरण तो समझ में आ गया। सबसे अच्छा उदाहरण साउंड वेव ही आ गया समझ में, कि हम बोल रहे हैं तो वो भी जो है एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन ये ईएम वेव्स कैसे उत्पन्न करेंगे, या कहां उत्पन्न होती है, या कहीं देखिए, तरंग नहीं उत्पन्न होती है, खाली सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ बताएं, पृथ्वी पे रहते हो ना, ठीक है, दूसरे गोले के प्राणी तो नहीं हो ना। सूरज है, सूरज को जानते हो, तुम्हें तो नहीं कोई सूरज, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अरे सूर्य से किरणें आ रही है, नहीं आ रही है, बहुत सारी किरणें आती है, यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट्स, ये सारी गामा रेज, ये सारी की सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसमें से कुछ रीजन है, जब अलग से हम वेव्स में पढ़ेंगे तो वेव्स में पढ़ेंगे कि कौन सी तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी है या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन जो हम देख पाते हैं वो खाली विजिबल रीजन में वेवगियोर होती है, या फिर हिंदी वालों का कोई नाला है, कौन सा, बैजानी है, हैप्पी नाला, हैप्पी नाला कौन सा, बैजानी, हैप्पी नाला, हापी नाला, हरा पीला, हाँ नहीं, हरा पीला ही होगा ना, हापी नाला, जो भी है, नाला भी हैप्पी होता है, वो हिंदी में ही पता चलता है। तो लेकिन वेवगियोर है, सातों कलर जो है ये विजुअल रीजन में होते हैं, तो ये भी एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ऐसी तरंगे जिन्हें संचरण के लिए या ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, मतलब बिना मीडियम के भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। हमारे अर्थ के आसपास हमने बताया था एटमॉस्फेयर है, जो हम चांद के बारे में पढ़ रहे थे, अरे यार आया नहीं आया, क्यों है ये भी बताया था। लेकिन फिलहाल के लिए बात करें कि अब अर्थ के आसपास जहां तक एटमॉस्फेयर है वहां तक तो है, लेकिन एटमॉस्फेयर के बाहर चले गए तो एटमॉस्फेयर के बाहर पर कोई वातावरण है कि नहीं, कोई गैसेस ही नहीं, वहां पर क्या है, निर्वात है, खाली जगह, तो निर्वात है वहां पर, तो वहां पर, लेकिन वहां पर भी ट्रेवल कर रही है, कौन ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही है वहां पर भी। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जब स्पेस में हम जाते हैं, आया ना, स्पेस समझता है अंतरिक्ष, वायुमंडल के बाहर पहुंच गए, वायुमंडल के जब बाहर पहुंच गए तो वहां पर कोई वायुमंडल है क्या, नहीं है, वहां पर कोई गैसेस ही नहीं है, सारा निर्वात है वहां पर। लेकिन तब भी वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब सूरज से आने वाली किरणें बाहर से आ रही है ना, सूरज तुम्हारे वायुमंडल में थोड़ी है, उसके बाहर है, ऊपर है, अंतरिक्ष में हो, तो आया ना। लेकिन तब भी वहां से यदि तरंग आ रही है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये तरंग को, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि माध्यम हो तो नहीं ट्रेवल करेंगे, ऐसा नहीं है। बोले पृथ्वी के अंदर फिर कैसे आ गई, अरे आ गई, क्योंकि ये दोनों ही, मतलब माध्यम हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता है, बात समझ में आ रही है। तो माध्यम है तो भी ट्रेवल करेगी, नहीं है तो बिल्कुल कर ही लेगी, है भी तो भी करेगी, मतलब माध्यम होने या नहीं होने से ईएम वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फर्क नहीं पड़ता है। बात इतनी आ जाती है समझ में। तो दो प्रकार की, माध्यम के आधार पर हमने दो प्रकार की तरंग पढ़ ली। पहला कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, क्या मेन डिफरेंस है दोनों में, मैकेनिकल वेव्स को, यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इन्हीं के आधार पर हमने माध्यम के आधार पर दो पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं, और मैकेनिकल वेव्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें, तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो इनके ये क्या होती हैं थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये दो चीज समझ में आई वेव्स के बारे में।
आया ना। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अब ईएम वेव्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, हालांकि ये क्योंकि वेव्स है तो ईएम वेव्स क्या होती हैं ये चर्चा कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई ईएम वेव है क्या। जैसे अब इन्होंने उदाहरण दिया, क्या नाम बेटा आपका नाम बेटा? हाँ महिमा। महिमा मैडम ने एक उदाहरण दिया था क्या कि जो क्या दिया था, मैग्नेट के अपोजिट पोल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन सकती हैं। मतलब ये गलत उदाहरण था, लेकिन ये उदाहरण है तो, लेकिन ये गलत क्यों है ये भी हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन समझता है, अरे इलेक्ट्रॉन समझता है नहीं समझता है, क्योंकि अब वेव्स पढ़ रहे हैं तो वेव्स में ये भी है तो इसलिए इसको भी हम पढ़ ही लेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब सुनाई तो दे रहा है, साउंड वेव को लाइट की जरूरत नहीं होती है, माध्यम खाली एयर चाहिए। ये टेंशन नहीं है, लाइट भी बोले तो आवाज तो आ ही जाएगी, आया ना। सोने में आसानी भी होगी, तुम लोग आंख बंद करके सो सकते हो। तो अभी तो आंख खोल के सो लेते हो। अब देखो, अब हमने कहा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल ईएम वेव्स उसी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। तो उसको देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, ठीक है। और क्या इसके बारे में और क्या कह सकते हैं? ऋणावेशित होता है। कितना आवेश होता है? नहीं, इतना बिल्कुल नहीं होता। नहीं 6 तो बोल दो, -6 नहीं 6, हाँ क्या बोल रहे हैं? -1.6 की पावर 10 की पावर इंटू 10 की पावर -17 थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 27 ज्यादा ही आगे, वो तो आप द्रव्यमान 90 आपके सिलेक्शन होंगे कुछ अब काय में सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो? सीबीटी ज्यादा टफ है। एलपी 1 हमने भी निकाला था एक बार, ऐसे दे दिया था, निकल गया था। एलपी 1 तो इजी होता है। एलपी 2 में जो है हमारा क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उसके बाद एमटेक भी है, लेकिन उसको ऐसे दे दिया था, चलो देख लेते हैं। लेकिन सीबीटी 2 वो आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं तो एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री जुड़ी हुई, सब फिजिक्स से ही उत्पन्न हुआ है। केमिस्ट्री भी बायो होगी, तुम्हारी भूगोल इतिहास सब फिजिक्स से उत्पन्न है, भौतिकी के बिना कुछ भी नहीं। एटम के स्ट्रक्चर को यदि थोड़ा सा जहां हम समझें तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। समझ में आती है बात? इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं कंबाइन करके, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन, ठीक है। इनका मतलब कॉम्बिनेशन में भी एक नाम बोले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। और ये नाभिक में ही होते हैं, नाभिक के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसके बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 9th वगैरह में पढ़ा होगा, थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर बोर का मॉडल, तो वहां पढ़ा, उस पे नहीं जा रहा ये फिलहाल हम इस पे ही रहे। तो जो पहला ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट कहलाते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² रूल होता है, वो केमिस्ट्री में पढ़ना। लेकिन इसके हिसाब से, उसी रूल के हिसाब से पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद फिर 8, फिर 8, 18 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो ये एटम का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। प्रोटॉन भी एटम का ही एक पार्ट है, एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु का ही नाभिक का एक हिस्सा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, इसमें दोनों में खास बात यह है कि प्रोटॉन के जो चार्ज होता है वही सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन दोनों में अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो घूम रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जो कक्षा में घूम रहे होते हैं, अलग अलग कक्षा में घूमते वो कौन हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब लेकिन इसके बाद हम जब बात करते हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो जब स्थिर वैद्युतिकी की बात करते हैं तो स्थिर वैद्युतिकी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में होते हैं, मतलब इनकी वेलोसिटी 0 होती है, मतलब ये रेस्ट में, ठीक है, विरावस्था में। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब भी कोई भी चार्ज या आवेश, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। थोड़ी देर पहले हमने आवेश का मान पूछा था, वो बाद में दिखाएंगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने बताया तो कितना बताया, आगे पीछे होके फाइनली कितना हो गया? चार्ज और इलेक्ट्रॉन। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं वैसे, ठीक है। जब चार्ज हमने लिखा भी था, जब हम यूनिट से लिख रहे थे
इकाइयां लिख रहे थे हम भौतिक राशियों की, तो आपने लिखा नहीं लिखा था चार्ज आया था, एक चार्ज की इकाई क्या होती है, क्या होती है, कूलम। तो जब इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका जो चार्ज आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और आप जो -27 कह रहे थे वो ग्राम में इसका मास होता है 9.1 × 10⁻27 ग्राम, को केजी में -31 केजी हो जाता है, ठीक है। तो उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन जब विरामावस्था में कैसा है, क्या उत्पन्न करेगा, हाँ स्थिर वैल्यू, स्थिर वैल्यू, मतलब इसमें जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। बोलो क्या होगा उत्पन्न, बोलो सर इसका ये मुझे से क्या लगता है, मेरा ध्यान से समझो। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल कोई हमने बताया था, अभी हम चर्चा कर रहे थे गैस जलाने वाला, गैस जलाने वाला कुछ पढ़ रहे थे ना, तो हमने किसी ने बोला कि कंबल से मार दो, कंबल से लिटा दो, कंबल को टाइट कर दो तो गैस जल जाएगी, ठीक है, पढ़ रहे थे, याद आया कि नहीं याद आया। तो वो भी उदाहरण इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ठीक है। हमने कहा कि जैसे कंबल हटाए तो भैया इलेक्ट्रॉन तुम्हारी बॉडी में बढ़ गए तो तुम्हारी बॉडी चार्ज हो गई, तो जैसे ही तुम्हारी बॉडी को अर्थिंग मिली तो तुमने एक्चुअली उसमें जो है अर्थिंग देनी पड़ती है, तो जो है तुम्हारे हाथ से जो है चिंगारी निकली और तुमने जो है गैस जला दी, ऐसा रियल में हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, मतलब जब भी कोई भी, अब देखो इसका दूसरा उदाहरण जो है बचपन में शायद किया होगा तुम लोगों ने, बालों से स्केल रगड़ा होगा, कागज चिपकाया होगा, जादू दिखाया होगा पड़ोसी को, किया कि नहीं किया, मोबाइल भी चला गया बचपन तुम्हारा, रील्स देखते देखते रील्स दिखाते दिखाते, ये तो कभी तो किया होगा ना ऐसा उदाहरण, नहीं किया तो करना, जाके घर में तेल वेल लगा देना थोड़ा बालों में, और फिर उसके बाद स्केल को घिसना और फिर कागज को जो है टुकड़े को चिपका के देखना, मतलब चिपक जाएंगे। तो ये भी किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। मतलब जो स्केल है, स्केल तो क्या है, धातु है, धातु है, उसमें भी सोचना पड़ रहा है, दोनों है, नहीं प्लास्टिक की है ये तो, हाँ क्या हो जाएगा, अच्छा सुचालक है, कुचालक है, कैसा चालक है, कुचालक है, प्लास्टिक कुचालक है ना, फिर भी कागज चिपक गया उसमें, क्यों चिपक गए, किसके कारण, अरे बोलो किसके कारण, आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, हाँ घर्षण के, कौन कह रहा है घर्षण, किसके कारण, किसी ने आवाज करना चाहिए, घर्षण के कारण। तो जब तुमने मतलब जैसे बालों से यदि रब किया, तो बालों से रब किया तो क्या हो गया, घर्षण उत्पन्न हो गया, फ्रिक्शन, अंग्रेजों ध्यान से, फ्रिक्शन, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता क्या बोल रहे, घर्षण कौन सी दुकान है पता नहीं, तो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो उसमें आवेश, अरे आवेश उत्पन्न दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, अब जरूरी नहीं इसके लिए कुछ भी हो सकता है, तो दो तरीकों से आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। ये पता होगा कि जब भी कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं तो धनावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित, धनावेशित, और यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कारण, इसीलिए ऐसा होगा, ये कारण है, ये तो तुम प्रक्रिया बता रहे हो, प्रोसेस है, रीजन क्या है वो बात होगा, ठीक है। जब इस चैप्टर में जब तक सोचना तो ढूंढना, गूगल गुरु करना कि कहीं शायद आंसर मिल जाए। तो ये सिर्फ कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब यदि इलेक्ट्रॉन यदि गतिमान है, क्या है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी गति भी ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन यदि कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन से मतलब आवेश है, ठीक है, तो आवेश या इलेक्ट्रॉन, आवेश मतलब चार्ज, तो चार्ज यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि गतिमान है, मोशन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा। क्या क्या उत्पन्न करेगा, बोलो, कब करेगा, है, अरे बोलो भैया क्या हो जाएगा, कब करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, किसकी, आवेश की। तो आवेश जब कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिमान होगा तब वो कौन से प्रभाव उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे जब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में होता है, तब इसी आधार पर बिजली बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन
जो हमने उसमें बात करी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगी, जो आपने उदाहरण दिया था उसमें खाली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान हो ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे तुमने बोला कि एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है साउथ पोल है, तो यहाँ पे खाली जो है मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है, एग्जांपल क्या है ही वायर, ठीक है तो मान लो अब इस वायर में फॉर एग्जांपल साउंड वेव ना ट्रेवल करके मान लो इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी हमने इसमें, क्या पास करा दी इलेक्ट्रिसिटी, इसको छील दिया ऊपर से, ठीक है ऐसा मत करना। हाँ तो तुम लोग को वही भाषा तो समझ में आती है, किचन में वही तो करते हो, छीलते हो ना सब्जियां, वैसे ही इसको छील दिया मान लो, तो करना नहीं है ऐसा, ये तो प्रैक्टिकल कर रहे हो, यही आके प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो मान लो इसको जो है ऊपर से छील दिया तो खाली इसके अंदर वायर बचेगा जो कंडक्टर होगा, मान लो कॉपर वायर है इसके अंदर, तो वो बचा। अब उसमें से मान लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी तुमने, अब इलेक्ट्रिसिटी जब भी कोई भी यदि वायर है कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग, आप सो रहे हो मनन कर रहे हो, नींद आ रही है, रात में पढ़ाई की फिर भी नींद आ रही है, इतना बोर्ड तो नहीं पढ़ाते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज नींद आ रही है, आज पहली बार ही सो रहे हो, नहीं सो रहे हो मत सो, ठीक है आप लोग क्या हंस रहे हो, तुम लोग भी तो सो जाते हो कभी कभी, कोई बात नहीं सो जाओ, अच्छी बात है। तो मान लो इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, और इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी तो इसके पास आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो ही जाएगा, ठीक है मतलब होता ही है ऐसा, ठीक है ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिस्ट का नाम था ओस्टेड। तो जब भी यदि कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसमें यदि करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न हो गए, लेकिन हमारे ये वेव्स के पास आते हैं। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इस केस में एक्सेलरेशन त्वरण कितना होगा, इस केस में क्यों होगा, कुछ तो पढ़ा, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा 0, लेकिन अब यही इलेक्ट्रॉन को यदि हमने एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है मतलब वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब वो एक्सेलरेशन है कुछ आया ना, जिसको हम बोलेंगे त्वरित गति बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे त्वरित गति, और ये कहलाती है अत्वरित गति। तो इस केस में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव्स के फॉर्म में एनर्जी या ईएम वेव्स ही समझ लो फिलहाल, तो ईएम वेव्स भी उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इसको बता रहे थे, ठीक है बात समझ में। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, अरे क्या उत्पन्न होगा, कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा, कोई तरंग वरंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है तरंग बन बोल देते हैं, यहाँ पर कब होगा ऐसा, जब इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से गति कर रहा है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं कर रहा है, मतलब त्वरित गति से गति कर रहा है, तब क्या उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यही एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे होता है, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इंफ्रारेड, यूवी रेज, तुम्हारी विजिबल लाइट रीजन, ये सारी गामा रेज, ये सारी रेज जितनी भी होती है सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है समझ में आ गया, लिख लो आपको थोड़ा सा, स्पीड में लिखेंगे थोड़ा, पहला आइडिया इसमें लिख लेंगे, वेव्स ही लिख लेंगे, तरंग क्या होता है ये लिख लेंगे, तो पूछेगा नहीं तरंग क्या होता है, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ इंग्लिश में लिखेंगे, disturbance produced in any medium, disturbance produced in any medium, किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ जो अपना रूप नहीं बदलता है, जो अपना रूप नहीं बदलता है, किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ जो अपना रूप नहीं बदलता है, the disturbance produced in any medium which does not change its nature, which does not change its nature, नहीं बदलता है तथा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है, तथा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है, तरंग कहलाता है इंग्लिश में, the disturbance produced in any medium which does not change its nature and propagates with
propagates with a particular velocity, propagates with a particular velocity is known as waves. लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे तरंगों के प्रकार। अलग अलग आधार पर प्रकार हो सकते हैं। ये जो प्रकार हमने बताया ये माध्यम के आधार पर। देखिए तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला हम माध्यम ही लिखेंगे, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। हिंदी में तरंगों के प्रकार माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। पहला लिख लेंगे यांत्रिक या अप्रत्यास्थ तरंगें। यांत्रिक या अप्रत्यास्थ लिखना, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ लिखिएगा, प्रत्यास्थ लिखना है, ठीक है। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें इंग्लिश में मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स। मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स लिखा, ठीक है। अब इसमें देखो एक और नाम हमने यहां पर लिखा है, तो उससे समझ में आ सकता है कि यांत्रिक तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। प्रत्यास्थ समझता है? नहीं समझता है? जैसे तुमने रबर देखी है, रबर देखी नहीं देखी, बालों में बांधने वाली रबर भी हो सकती है। या कोई इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग देखी है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? कौन बजाता है? अरे तुम में से कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है? कोई वाद्य यंत्र? कोई नहीं बजाता। हाँ, सितार आप बजाते हो? अरे कौन बजाता है? कोई कुछ नहीं बजाते तुम लोग। तबला कौन बजाता है? तुम तबला बजाते हो, ठीक है। तबला में लेकिन स्ट्रिंग नहीं होती है, अफसोस की बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो साउंड वेव में काम आ जाएगा उधर। और कोई कुछ नहीं बजाते हो? कुछ हॉबी नहीं तुम लोग? ड्रम बजाते हो? ट्रम्पेट? हाँ ड्रम सेट मतलब यार ड्रम बात तो की है ना। ड्रम बजाते हो आप? उसमें स्नेयर होता है, पैडल होता है, और क्या क्या होता है? और क्या होता है? वो भी साउंड वेव पर आधारित है। और आप लोग कुछ नहीं बनाते? कौन आप बजाते हो? कुछ तो जिंदगी में सीखो, अच्छा कुछ तो सीखो, पढ़ते ही रहोगे। हाँ सर बजाया तो नहीं देखा है, चलो डीडीएलजे में देखा होगा। तो उसमें कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, तार वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, तो उसमें जो तार होता है, तो तार में जैसे विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो वो कंपन करता है। उसके कंपन करने के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर बात करें कि ऐसे सारे माध्यम जो इलास्टिक हो, प्रत्यास्थ हो, वैसे सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ जो है तुम्हारे रबर से ज्यादा, तुम्हें लगता है रबर यदि प्रत्यास्थ है, इलास्टिक उससे भी ज्यादा इलास्टिक, स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है। स्टील समझता है ना, समझता है ना स्टील? स्टील सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ या इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। तो लिखेंगे मतलब ये तरंगे ऐसे माध्यम में जाएंगे जिनमें प्रत्यास्थता क्या गुण होगा, ठीक है। लिखेंगे वे तरंगे जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करने के लिए, वे तरंगे जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। The waves which needs the medium, the waves which need the medium, the waves which need medium to propagate from one point to another, हिंदी में वे तरंगे जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कहाँ यांत्रिक या अप्रत्यास्थ तरंगे कहलाती हैं, आर नोन एज मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स, ठीक है। समझ में आ गया? ये पहले समझा दिया, लेकिन ये तुम्हारे समझने के लिए जो तुमने लिखा है यांत्रिक तरंगे या प्रत्यास्थ तरंगे, एक नया वर्ड आ गया, तो इसको भी याद भी रखेंगे कि यांत्रिक तरंगों को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ तरंगे, मतलब इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता है, बिना माध्यम की ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण लिख लेंगे इसमें, ध्वनि तरंगे
जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे ऑलरेडी। तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले चर्चा की। ध्वनि तरंगे मतलब साउंड वेव्स, नहीं लिखा, ठीक है। तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, waves produced in a stretched string, waves produced in a stretched string, कॉमन। जो थोड़ी देर पहले तुमने पानी को पत्थर मारा, जल तरंगे, जल तरंगे, कॉमा भूकंपी तरंगे, जल तरंगे में साउंड वेव, वाटर वेव्स, भूकंपी तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स, लिख लिया। ये सारी तरंगे कैसी हो गई? यांत्रिक तरंगे। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, और इनके बारे में कुछ लिख भी लेंगे, किस सिद्धांत पर ये चलती है लिखेंगे। ये तरंगे न्यूटन की गति के नियमों का मत लिखना द्वारा, ये तरंगे न्यूटन के गति के नियमों द्वारा संनियमित होती। These waves propagate according to the laws of motion of Newton. These waves propagate according to the laws of motion of Newton. ये तरंगे न्यूटन की गति के नियमों द्वारा संनियमित होती हैं या संचरण करती हैं, तथा ये केवल द्रव्यात्मक माध्यमों द्रव्यात्मक को अंडरलाइन कर रहे हैं, तथा ये केवल द्रव्यात्मक माध्यमों and these can propagate only in the medium with having mass, एग्जाम्पल जैसे जल, वायु, चट्टान में ही पाई जा सकती, जल, वायु, चट्टान में ही पाई जा सकती। एग्जाम्पल वाटर, एयर और रॉक। ठीक है, इनके टाइप में यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला हमने क्या लिखा? अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे। इनके बारे में थोड़ी देर से, अनुदैर्घ्य तरंगे अलग से लिखेंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इनके बारे में बाद में अलग से लिखेंगे, पहले हम ईएम वेव्स के बारे में नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या लिखेंगे इसमें? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, शॉर्ट में लिख लो अपने हिसाब से। दिस वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम, हिंदी में भी लिख लो। इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हो गया? एग्जाम्पल जरूर लिख लेंगे। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे आदि। प्रकाश, लाइट वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव्स, लिख लिया। ये था ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अब ऊर्जा के आधार पर लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ऊर्जा संचरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। क्या एग्जांपल? विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। मतलब हम, मतलब मनुष्य का जीवन इन्हीं तरंगों के आसपास ही घूम रहा है। ये तरंगों के बिना तो जी नहीं पाओगे। जिंदगी में आधी से ज्यादा चीजें जो है इन्हीं पर आधारित चल रही है। सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा मोबाइल, रेडियो तरंग। जितने भी तुम्हारे जियो फाइबर, ये फाइबर, वो फाइबर, ये सारे रेडियो तरंग। जितनी भी आधी से ज्यादा चीज हो रही है इसी के जरिए हो रही है। जैसे ओवन होते, माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन भी वो भी माइक्रोवेव, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिखेंगे ऊर्जा संचरण के आधार पर। पहला लिखेंगे प्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला इसमें है प्रगामी तरंग।
वे तरंगे जो माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, वे तरंगे जो माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, those waves which propagate in a medium with a those waves which travel in a medium with a constant velocity, वे तरंगे जो माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, लिखा, तथा जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तथा जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लिख लिया। इंग्लिश में कहां तक लिखा? Those waves which travel in a medium with a particular with a constant velocity and which transfers energy from one point to another, which transfers energy from one point to another। मतलब प्रगामी तरंगे क्या हो जाएंगी? जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, मतलब एक माध्यम से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि ऊर्जा लेकर जा रही है, ऐसी तरंगे क्या कहलाएंगी? प्रगामी तरंगे। तो उदाहरण क्या होंगे? दोनों ही उदाहरण हो जाएंगे। ये जो लिखा तो मैं लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर दोनों में ही हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। उदाहरण में दोनों ही लिख लेंगे, दोनों वेव लिखिए फ्रेंड, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर जो हमने लिखा उदैर्ध्य अनुप्रस्थ, ये दोनों ही तरंगे इसके अप्रगामी तरंग के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब यदि ये तरंगे ऊर्जा का स्थानांतरण कर रही हैं, तो यही तरंगे जो है प्रगामी तरंगे का पार्ट हो जाएंगे। बात समझ आ गई? आया ना? मतलब ऐसा ये दोनों ही तरंगे बनाए, इसमें जो है ये दोनों अलग अलग टाइप की वेव्स हैं, बाद में पढ़ेंगे। एक ऊर्जा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, एक में पार्टिकल, एक में तरंग संचरण की दिशा के समांतर होते हैं। लेकिन दोनों जो भी वेव्स हैं हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम, लेकिन इन दोनों में ही यदि ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है इन दोनों में, तो ये दोनों ही जो है क्या कहलाएंगे? प्रोग्रेसिव वेव, मतलब प्रगामी तरंग। लिख लिया? उदाहरण लिखा सबने? नेक्स्ट देखेंगे अप्रगामी तरंगे। वे तरंगे जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती। Those waves which does not propagate in a medium फ्लूइड देखा, बांसुरी, उसमें क्या होता है? तरंग जो है फ्लूइड, जो फ्लूइड पाइप होता है, पाइप के अंदर ही होती है। या फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली, जैसे गिटार का उदाहरण दे रहे थे, तो स्ट्रिंग के लिए हमने दोनों सिरों पर बांध दिया, ठीक है, समझ आती है। तो उसको यदि हमने बीच से विक्षोभ उत्पन्न किया, तो एक तरंग इधर बनेगी, एक तरंग मतलब दो ही तरंग बनेगी, मतलब दो तरंग, मतलब कि एक पूरा तरंग देखा जाए तो तरंग एक्चुअली युग पे आए नहीं, लेकिन ध्यान से समझेंगे। तरंग को जब हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, कभी देखा होगा ऐसा? अब तरंग को ऐसा ही क्यों बनाते हैं, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ये क्यों बना दिया ऐसा, मतलब पानी में तो दिखाई देता है ऐसा, ठीक है, पानी में दिखता है, एक्चुअल में दिखता है ऐसा, ठीक है, लेकिन जिसमें ऐसे साउंड वेव है, तो साउंड वेव एक्चुअली ऐसे ट्रेवल नहीं करती है। साउंड वेव में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल है, एयर के अलग अलग पार्टिकल है। इस पार्टिकल ने इसको धक्का मारा, इस पार्टिकल ने इसको मारा, इस पार्टिकल ने इससे कोलिजन हुआ, इस पार्टिकल पे इससे कोलिजन हुआ। तो ऐसे पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करते करते, मतलब कोलाइड हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं कोलाइड को? संघट, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स का, इन कणों का संघट होता है, तो इसने इसके साथ संघट किया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ऐसे करके जो है साउंड ट्रेवल होगा। तो इन पार्टिकल में एक्चुअली ऐसी वेव नहीं बनती। तो ये पार्टिकल जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, ये पार्टिकल है। तो जहां पर एक्चुअली इन पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन हो रहा है, मतलब संपीड़न और विरलन हो रहा है। संपीड़न मतलब पास पास आ जाए, विरलन मतलब दूर दूर चले जा रहे हैं। मतलब जब इसमें घनत्व जो है घनत्व कम हो रहा है, फिर घनत्व बढ़ रहा है, फिर घनत्व कम हो जाता है, फिर बढ़ रहा है घनत्व, फिर कम हो जाता है। तो ऐसे करके कंपन करके ये पार्टिकल जो है ट्रैवल करते हैं साउंड वेव वाले। लेकिन जब इनकी वेव इक्वेशन लिखते हैं, वेव इक्वेशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब इनकी जो समीकरण होती है इन पार्टिकल, मतलब कोई सी भी तरंग हो, तरंग को जब हम शो करते हैं ग्राफिकली, तरंग को इस प्रकार से ही शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी तरंग होती है, तो तरंग में क्वालिटी होती है, ये आवर्ती होती है। कैसी होती है? आवर्ती। आवर्ती मतलब ये पीरियडिकली अपने मोशन को रिपीट करती है। मतलब इनका मोशन जो होता है पीरियडिक मोशन होता है। पीरियडिक मोशन का सबसे अच्छा उदाहरण झूला,
वो तो देखा ही होगा, ये तो नहीं देखा है। झूला तो देखा होगा ना, झूले भी होंगे, है ना। तो झूले भी तो झुलाते हो, जो झूले का मोशन है वो क्या होता है, पीरियडिक होता है, ठीक है। ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं, मतलब दोलन करता है। या फिर सिंपल पेंडुलम, घड़ी देखी होगी, देखिए नहीं देखिए, हॉरर पिक्चर में होती जनरली वैसी घड़ी होती है, तो इधर घूम रहा है घंटा, फिर इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, फिर इधर घूम रहा है, फिर आवाज आ रही है टन टन टन, फिर उधर से कोई चीखने की आवाज आ रही है। तो वैसे ही कुछ जो है, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, जिसे हिंदी में सरल लोलक कहते हैं, ठीक है। तो जो उसका जो गति होती है वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है, या सरल आवर्त गति कह सकते हैं। तो वो भी जो है एक उसकी जो तरंग है, उसको जब आप इक्वेशन बनाते हैं, मतलब सरल आवर्त गति का जो समीकरण है या कोई तरंग का समीकरण है, वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि आवर्ती फलन होते हैं दोनों। सरल आवर्त गति भी, सरल आवर्त गति मतलब ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराए। एक एग्जांपल पूछ रहे हैं और उसका उदाहरण तुम्हें देना है कि ये है, जैसे पृथ्वी देखिए, अरे जिस पे रह रहे हो यही पृथ्वी, मान लो स्पेस से बाहर निकल गए तो, और फिर इसके मोशन को देख रहे हो, एक साल तक बैठो एक जगह पे स्पेस स्टेशन में, अभी कौन फंसा हुआ है, आया नहीं लौट, बस हुई आया नहीं पाए, इलॉन मस्क ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं ला पा रहे, क्योंकि बना ही नहीं पा रहे वो प्लेन में से ला पाए, और फिर लाने में ज्यादा खतरा है, वहां ही से लाएगी तो फिर यदि वैसा वो बना नहीं पाए स्पेस क्या बोलेंगे उसे, स्पेस शटल ही कह सकते हो, तो वो खतरा जान को भी खतरा है, ठीक है। अभी बनाया था जो जिससे गई थी वो तो जो है खराब ही हो गया था, क्या हो गया था, स्टार लाइनर। तो वो जब तक सेव नहीं होगा तब तक वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, आने वाले हैं। अब देखो कब आएंगे, वो तो कब से आने वाले थे, एलॉन मस्क ने तैयारी तो कर ली थी। अब देखो कहाँ थे, पृथ्वी पर, वापस पृथ्वी पर आ जाए। तो पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तुम बैठ गए स्पेस स्टेशन में, किनके साथ में, सुनीता विलियम के साथ में बैठे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, पृथ्वी दिख रही है, मान लो वहां से दिख रही होगी, तो वहां पे बैठ के तो पृथ्वी देख रहे हो, एक साल हो गए बैठे बैठे, लेने नहीं आ रहा, तो चलो क्या देखे, पृथ्वी के मोशन को देखते हैं सूरज के चारों तरफ। तो जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो ये सरल आवर्त गति होगा, हाँ या ना, हमने कहा सरल आवर्त गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इंग्लिश में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये पीरियडिक मोशन होगा, मतलब सरल आवर्त गति होगी या आवर्ती गति होगी, क्या होगा, तो जहां सरल शब्द लग जाता है वो उतना सरल नहीं होता है। सरल आवर्त गति का मतलब जब कोई कण किसी भी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमता है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन ऑफ इट्स एक्सिस बोल लो, या मीन पोजीशन बस बोल लो, मीन पोजीशन ऑफ इट्स मोशन, तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा, पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूम रही, मान लो ये सूरज है भाई साहब है मोबाइल में, और उसके आसपास यदि कोई चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पीरियडिक मोशन, आवर्ती, मतलब आवर्त काल कितना है पृथ्वी का, 365 बस 364, हाँ आगे भी है 6 घंटे, रेशो में बताओ, अनुपात में तो कर लिया करो, बोल 1/4, ये सही है, 365 सही, 1/4 दिन, ठीक है। मतलब इसीलिए जो है फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है, ये 1/4 1/4 1/4 1/4 4/4 हो जाता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 4 साल, ठीक है। तो ये जो गति है, ये कैसी गति हो जाएगी, ये आवर्त हो जाएगी जब चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ठीक है, सूरज का कोई सा भी ग्रह। लेकिन सरल आवर्त गति में क्या होता है, वो एक इर्द गिर्द घूमेगी मीन पोजीशन की, जैसे पेंडुलम की बात करें, क्या मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, वो उसका जो है ये मैक्सिमम पॉइंट के आगे जा नहीं पाएगी, वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वहां से फिर वो रिटर्न है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम ये है, मीन पोजीशन है मैक्सिमम पॉइंट तक, जैसे आपने कहा, तो इसको हम आयाम कहते हैं, तो बाद में आएंगे हम, लेकिन फिलहाल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा आयाम ये वो चले गए तो बेचारे ये क्या क्या बोलेंगे, कौन सा आम हमें समझ में नहीं आया, तो फिलहाल के लिए हम मैक्सिमम पोजीशन की बात करेंगे, लेकिन उसको इस शब्द है उसके लिए भौतिकी में आयाम, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो जब कोई भी पार्टिकल जब इर्द गिर्द मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो क्या हो जाता है, सरल आवर्ती।
और जितने भी तरंग हैं ये सरल आवर्त गति करते हैं, तो इसीलिए इनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा ही होता है। और थोड़ा बहुत शायद 10वीं में पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा, पढ़ा होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा मतलब जितने भी फंक्शन जो है, फंक्शन मतलब फलन कहलाता है, तो जितने भी फंक्शन में यदि साइन थीटा कॉस थीटा लग जाता है मतलब वो आवर्ती फलन हो जाते हैं, सरल आवर्त गति की समीकरण रहती है। तो जितनी भी इनकी समीकरण होती है डिस्प्लेसमेंट की, वेव्स की जो समीकरण होती है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो होती है ऑफ वेव्स, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन की समीकरण तरंग की, तो तरंग की विस्थापन की समीकरण साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में होती है। तो ये फिलहाल जो ग्राफ बना हुआ है साइन थीटा का ग्राफ है, तो इसलिए ऐसी जो इक्वेशन है वो मीन पोजीशन से ही शुरू हो रही है। ठीक है, इतनी थोड़ी बहुत समझ में आया कुछ? अरे आया नहीं समझ? ठीक, बाकी आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति ये थोड़ी देर में आएंगे उस पर, लेकिन पहले होता क्या है हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर ही बने रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आया ना सबको? ठीक है, हाँ। तो वापस आते हैं, किसमें थे हम? अप्रगामी तरंगे। क्या लिखा? वे तरंगे जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती। हाँ, उदाहरण से शुरू हुआ था हमारा। उदाहरण क्या था? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में यदि कोई स्ट्रिंग ली हमने, जैसे मान लो यही स्ट्रिंग ली, तो इस स्ट्रिंग को हमने यदि 2 पॉइंट पे फिक्स कर दिया, अब ये इस पे जो तरंग उत्पन्न होगी, ये जो तरंग उत्पन्न हो रही है दिख रही है ये तरंग, ठीक है, मान लो ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिया, एक्चुअली हमने यहाँ से इसको विक्षोभ उत्पन्न किया इसलिए ऐसी तरंग बन रही। यदि कोई व्यक्ति इधर बीचों बीच में इसमें जो है वाइब्रेट कर, ठीक है, बीचों बीच में, हाँ थोड़ा धीरे ना, वायर है उस पर नहीं टूट जाएगा। हाँ, तो बीच में यदि देखोगे तो खाली एक तरफ मतलब ऊपर की तरफ बन रही है ऐसी, और एक तरफ ऐसी बन रही है, वैसी बनी स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो रहा है, गलती से देखो तो स्लो मोशन में देखना है इसको। तो जब बीचों बीच यदि विक्षोभ उत्पन्न किया, इन्होंने क्या नाम है? पीयूष सर ALP, ठीक है। तो पीयूष सर ने जैसा जो है अभी थोड़ी देर पहले विक्षोभ उत्पन्न किया, तो बीचों बीच यदि करोगे तो एक तरफ ऐसी दिखाई दे रही तुम्हें, मतलब इस प्रकार से, और ऊपर की तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब तरंग का आधा हिस्सा ही दिखाई देगा इसमें। तो चलिए, तरंग का पूरा हिस्सा जो है ऊपर और नीचे ये होता है तरंग का पूरा हिस्सा, लेकिन जब तुम 2 पॉइंट फिक्स कर दो, बीच से विक्षोभ उत्पन्न करते हो, तो एक तरफ ऐसे वाइब्रेट करेगी, एक तरफ नीचे, एक तरफ ऊपर, तो ये तरंग होगी। तो इस केस में अप्रगामी तरंग हो रही है। क्या हो रही है? अप्रगामी। तरंग में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, ठीक है। लिखेंगे, वे तरंगे जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, those waves which does not propagate in a medium, यहां तक लिखे इंग्लिश में, नहीं बढ़ती बल्कि माध्यम की 2 सीमाओं के मध्य स्थिर रहती है, बट रिमेन्स स्टेशनरी। हाँ, 1 मिनट रुक जाए, इंग्लिश वाले को तो लिखेंगे तो, ठीक है। बट रिमेन्स स्टेशनरी between the 2 ends of the medium, but remains stationary between the two ends of the medium are known as stationary wave. वे तरंगे जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि माध्यम की 2 सीमाओं के मध्य स्थिर रहती है, लिखा? अप्रगामी तरंग कहलाती है इंग्लिश में। अरे हो गया, आगे भी है। इन दीज वेव्स देयर इज नो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। इन दीज वेव देयर इज नो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। हिंदी में, इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। लिख लिया? अब कल लिखेंगे हम अनुदैर्ध्य तरंगे, हेडिंग लिख लें, अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। किनके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे एक स्ट्रिंग, हिंदी में इंग्लिश में आप कौन पूछ रहे? हिंदी में पूछ रहे, तो हिंदी में लिख सकते हो। उदाहरण के लिए फ्लूइड को क्या बोलते हैं? बांसुरी। बांसुरी में एयर कॉलम को क्या बोलते हैं? वायु स्तंभ, ठीक है। बांसुरी वायु स्तंभ। बांसुरी जब होती है तो उसमें आप हवा फूंकते हैं ना, तो हवा फूंकने में उसके अंदर कुछ वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उन वेव को वायु स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो बांसुरी में वायु स्तंभ, ये एक उदाहरण लिख लें। दूसरा लिखेंगे खींची हुई डोरी, फिक्स डोरी, क्या बोलेंगे? 2 सिरों से
बंधी हुई डोरी में कंपन, दो सिरों में बंधी हुई डोरी में कंपन। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो एयर कॉलम इन अ फ्लूइड या एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप भी लिख सकते हो, ऑर्गन फ्लूइड को ऑर्गन पाइप भी कह सकते हैं। दूसरा वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड at two ends, fixed at two ends, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अनुदैर्ध्य तरंगे लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब देखो उसको समझ लो, देखेंगे कल, समय नहीं है अपने पास। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है? जैसे हमने साउंड वेव की बात करी, ठीक है, साउंड वेव की बात करी हमने, आया ना? तो जो साउंड वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। कैसी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। सुन भी रहे हो, सुन रहे हो? ज्यादा विक्षोभ उत्पन्न हो गया क्या मस्तिष्क में? थोड़ा सा तो ये कौन सी वेव होगी? साउंड वेव, ठीक है। तो साउंड वेव एग्जांपल है, और भी वेव्स होती है, लेकिन ऐसी वेव जो तरंग संचरण की दिशा में गति कर रही है, इसको कहते हैं तरंग संचरण की दिशा में गति। Those waves will propagate in the direction of the propagation of the motion of the wave are known as longitudinal waves, ठीक है। हिंदी में ऐसी तरंगे जो तरंग संचरण की दिशा में गति करती हैं तो उन्हें हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। याद रखने के लिए इनमें संपीड़न विरलन होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। पास पास जाएंगे तो संपीड़न, दूर दूर हो जाएंगे तो विरलन। लेकिन जब तरंगों में, जब ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है, इसमें भी तरंग संचरण की दिशा बनाते हैं, लेकिन तरंग संचरण इस दिशा में हो रही और इसी दिशा में माध्यम के कण कंपन कर रहे थे। लेकिन जब जो तरंग है, जो कण है, मान लो यहाँ पे कण के बहुत सारे, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। अब जब इसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ माध्यम में, तो एक कण थोड़ा सा इधर उड़ गया, एक कण इधर उड़ गया, एक कण इधर चला गया। मतलब जब कण को यदि मिलाएंगे सारे कणों के विक्षोभ को, तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा? तरंग जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एक कण इधर गया, एक कण इधर गया, फिर वो दूसरा कण इधर गया, मतलब कण वहीं थे, अपनी जगह में ही को कंपन कर रहे हैं ऊपर नीचे। बात समझ में आ रही है? तरंग इस दिशा में जा रही है और जो कण है वो कहाँ कंपन कर रहे हैं? ऊपर नीचे। मतलब जब कोई भी विक्षोभ उत्पन्न करने पर यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करें तो ऐसी तरंगों को हम कहते हैं ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द वेव्स when the particles of the medium travel in the perpendicular to the direction of the propagation of wave, those waves are known as transverse wave, ठीक है। समझ में आया इतना? मतलब यदि कोई भी माध्यम है उसके कण यदि माध्यम में जब गति कर रहे हैं तो माध्यम में गति करते, जिस दिशा में तरंग संचरण की गति है, ये तरंग संचरण की दिशा है, इस दिशा के यदि लंबवत गति कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ऐसी तरंगों को हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। समझ में आ गया? आया ना? इनके एग्जांपल्स और एक एग्जांपल तो हमने बताई दी और बाकी डिटेल में हम कर लेंगे इसको। थैंक यू सो मच।